आप उस कुत्ते पर नजर रखिए और उसे किसी और जहाज पर मत चढ़ने देना। जैसे ही वो उड़ान पूरी कर ले तो उसे वहीं रखने के लिए जो करना पड़े आप कीजिए, उसे भागने मत देना। बाकी मामलों के लिए मैं वहां किसी को भेजता हूँ। गुस्से में तमतमाने के बाद बाबा बैरागी ने कहा, वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि टफी कोई बड़ी परेशानी ना खड़ी करे। हालांकि बाबा बैरागी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि कोई टफी का वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल देगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई वीडियो ऑनलाइन जाता भी है तो सभी लोगों को लगेगा कि यह ग्राफिक्स से बनाया गया वीडियो है या किसी एड की शूटिंग हो रही है। और यदि सभी को इस बात का यकीन भी हो जाता है तो भी बाबा बैरागी के पास इससे निपटने का तरीका भी था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि जब टफी ने कोई परेशानी खड़ी की थी। टफी कई बार ऐसी समस्याएं खड़ी कर चुका था जो बाबा बैरागी को ही उसका फैला रायता समेटना पड़ता था। अब तक बाबा बैरागी को इस सब की आदत हो चुकी थी। बाबा बैरागी की बात सुनकर चेतना ने राहत की सांस ली और बाबा बैरागी के कहे अनुसार काम करने लगी। कॉल रखने के बाद बाबा बैरागी ने राज को फोन लगाया। आप जिस नंबर से बात करना चाहते हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया पुनः प्रयास करें। तुरंत ही बाबा बैरागी को ये बात सुनाई दी। नंबर कवरेज से बाहर है? क्या ये लोग वाकई अंतरिक्ष में हैं? वसीम और राज की गैर मौजूदगी में टफी को अब कौन संभालेगा? बाबा बैरागी ने मनीमन सोचा। टफी को संभालने के लिए बाबा बैरागी के पास हमेशा कोई न कोई जरूर होता था, लेकिन अभी बाबा बैरागी की दोनों उम्मीदें टफी से बहुत दूर थीं। अब बाबा बैरागी को चिंता होने लगी थी। करीब 20 मिनट में वसीम हेलीकॉप्टर लेकर धरती पर आ गया। भले ही अंतरिक्ष सुंदर था, लेकिन धरती की बात ही निराली थी। राज को भी यही लगता था। सीनियर, हम अभी कहाँ हैं? राज ने पूछा। राज को फिलहाल ढेर सारी इमारतें और रोशनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके अलावा इस इलाके में अभी रात थी। मुझे नहीं पता, मैं बिना देखे इस जगह पर आ गया। हम नीचे पहुंचकर पता लगा लेंगे, वसीम ने जवाब दिया। थोड़ी ही देर में वो लोग एक ऊंचाई तक नीचे आ गए। राज को तभी एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये एक ग्रीक कपड़े पहने एक देवी की मूर्ति थी। देवी ने 7 नोक निकला एक मुकुट पहना था और वो हाथ में एक टॉर्च लिए थी और दूसरे हाथ में किताब। उसके पैरों के नीचे टूटी हुई हथकड़ियां और जंजीरें थी। ये तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। राज को तुरंत ही समझ आ गया, लेकिन वो लोग अमेरिका कैसे पहुंचे इस बात की राज को कोई खबर नहीं थी। अच्छा, तो ये है फेमस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये इतनी भी सुंदर नहीं है, वसीम ने कहा। सुंदर नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है ये सुंदर है, राज ने सोचते हुए कहा। भले ही राज को कला की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो इस मूर्ति को सुंदर कहे बिना नहीं रह सकता था। अपनी बात पूरी करके राज ने वसीम की तरफ देखा। क्या सीनियर खुद को इस मूर्ति से कंपेयर कर रहे हैं? अगर वाकई ऐसी बात है तो ये मूर्ति इतनी सुंदर भी नहीं है, राज ने मनी मन सोचा। सीनियर, आपको क्या लगता है कि मैं सुंदर हूं या नहीं? राज ने तुरंत पूछा। राज, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी पसंद बहुत ऊंची है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आम आदमी की तरह ही मेरी भी पसंद बहुत आम है, शायद थोड़ी सी ज्यादा कह सकते हैं। मेरे नजरिए में तुम बदसूरत हो, लेकिन भद्दे नहीं हो, वसीम ने हंसकर कहा। भद्दा नहीं हूँ? अच्छा, मुझे अभी कुछ दिनों में महसूस होने लगा कि मैं काफी सुंदर लगने लगा हूँ, राज ने कहा। खैर, अभी हम अमेरिका में हैं और अब हमें घर लौट चलना चाहिए। अगर हम इस तरफ चले तो हम भारत पहुंच जाएंगे, राज ने पूर्व की तरफ इशारा करके कहा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, वसीम ने कहा और हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। लौटते वक्त राज के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो फोन निकालकर सिग्नल देखने लगा। उसके फोन में इंटरनेशनल रिचार्ज होने के कारण उसे कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद राज ने पहाड़ी महारथी में ढेर सारी तस्वीरें भेजी। कुछ तस्वीरों में वसीम स्पेस स्टेशन का छेद भर रहा था। तस्वीरें भेजते ही कई लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए। राज, क्या तुम वाकई अंतरिक्ष गए थे? इसलिए ही मैं तुम लोगों से संपर्क नहीं बना पा रहा था, बाबा बैरागी ने कहा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि राज और सीनियर वसीम स्पेस स्टेशन सुधारने अंतरिक्ष क्यों गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था? लंबकड़ ने कहा। अगर मुझे ठीक से याद है तो आज सीनियर वसीम और राज जहाज उड़ाने गए थे ना, तिलिस्मक ने कहा। उसने सीनियर वसीम के साथ जहाज उड़ाया? ये तो पागलपन है। सीनियर वसीम के अलावा और कोई जहाज को अंतरिक्ष में ले ही नहीं जा सकता।
राज, मैं तो कहूंगा कि तुम एक जीवन बीमा ले लो, तुम्हारे काम आएगा। त्रिकालदर्शी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ये लोग जहाज उड़ाते हुए अंतरिक्ष में पहुंच गए। खैर त्रिकालदर्शी, मुझे लगता है कि राज नहीं बल्कि तुम पागल हो। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन सीनियर वसीम भी इस ग्रुप में है। जन्मेजय ने कहा। ये बात सुनकर कई पहाड़ी महारथियों की हंसी छूट गई। क्या कहा? सीनियर वसीम भी इस ग्रुप में है? क्या उन्होंने मेरा मैसेज देख लिया? यार, इसे डिलीट कैसे करना है? अब हंसना बंद करो और मुझे बताओ। त्रिकालदर्शी ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होता है, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। इंटरनेट पर जाकर देख लो तो तुम्हें कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। धामी ने कहा, मुझे पता है कि मैसेज कैसे डिलीट करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। निशित ने कहा, तुम बस खैर बनाना कि तुम्हारी मुझसे मुलाकात ना हो पाए, वरना मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। त्रिकालदर्शी ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि हम बहुत ही बड़ी बात भूल गए। तस्वीरों को फिर से देखने के बाद मुझे समझ आया कि आखिर ये छेद बना कैसे। लंबकड़ ने कहा, हाँ सही कहा, आखिर इतना बड़ा छेद कैसे बना? तिलिस्मक ने कहा, राज तुम ही बताओ। शल्य ने पूछा। मेरा ध्यान बढ़ गया था और हमारा हेलीकॉप्टर स्पेस स्टेशन से टकरा गया, लेकिन हमने सब ठीक कर दिया। वसीम ने तुरंत ही बताया। आप तो कमाल हैं। त्रिकालदर्शी ने कहा। वो वसीम को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। किस्मत से वसीम के आने के पहले ही उसने मैसेज डिलीट कर दिया था। त्रिकालदर्शी, मैंने वो मैसेज देख लिया जो तुमने डिलीट किया। वसीम ने कहा। वसीम और राज, अभी तुम दोनों कहाँ हो? बाबा बैरागी ने बात बदलते हुए कहा, हम अभी अमेरिका में हैं और हम भारत वापस लौट रहे हैं। सीनियर, क्या आपको हमारी जरूरत है? राज ने जवाब दिया। अच्छा, अगर हो सके तो क्या तुम दोनों जल्दी आ सकते हो? बाबा बैरागी ने कहा। आखिर हुआ क्या है? वसीम ने पूछा। टफी जहाज उड़ा रहा है, बाबा बैरागी ने जवाब दिया। हो ही नहीं सकता, टफी तो घर की देखभाल करने रुका था, राज ने कहा। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में टफी के बाल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में टफी ने अपना नकली बहरूपिया बनाकर अपने असली रूप को बालों में बदल दिया था और राज के साथ ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया था। मुझे लगता है कि टफी ने जादुई ढंग से तुम लोगों का पीछा किया। खैर, तुम्हें उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, तुम उसकी पिटाई कर सकते हो, बाबा बैरागी ने गुस्से में कहा। हाँ, मैं समझ गया, मैं और सीनियर अभी वहीं पहुंचते हैं, राज ने कहा। फोन बंद करके राज वसीम की तरफ देखने लगा। अब कसकर बैठ जाओ, स्वर्गीय उड़ान टेक्निक शुरू होने वाली है, वसीम ने हंसकर कहा। तुरंत ही हेलीकॉप्टर के दोनों तरफ पंख लग गए और हेलीकॉप्टर सुपरसोनिक की रफ्तार से उड़ने लगा। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन पर एक स्पेसक्राफ्ट उतर गया था। वो अगस्ता और एंथोनी को वापस धरती पर लेने आया था। आखिर अगस्ता और एंथोनी कहाँ हैं? वो हमारे जवाब क्यों नहीं दे रहे? शायद हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। शायद वो कुछ कर रहे होंगे। जब मेरी आखिरी बार एंथोनी से बात हुई थी तो वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मुझे वो मिल गए हैं, लेकिन ये दोनों तो बेहोश हैं। आखिर क्या हुआ? इस स्पेस स्टेशन का ऐसा हाल कैसे हुआ? चलो सर्विलांस एरिया में चलकर देखते हैं। किसी ने सारे वीडियोस रिकॉर्ड डिलीट कर दिए हैं। कई घंटों के रिकॉर्ड गायब हैं। आखिर हुआ क्या है? अरे नहीं, स्पेस स्टेशन में तो एक बड़ा सा छेद हो गया है, लेकिन शायद किसी ने इसकी मरम्मत की है। इसे अभी के लिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। पहले हमें अगस्ता और एंथोनी को धरती लेकर चलना होगा। उनके उठने पर ही हमें सब कुछ सही पता चलेगा। इतना कहकर स्पेसक्राफ्ट वाले दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अपने साथ ले गए। अभी उन लोगों को नहीं पता था कि एंथोनी की जगह स्पेस सूट में छोटा लंकेश था। इस रहस्य पर से पर्दा उठने की कहानी नया मोड़ लेने वाली थी। छोटा लंकेश भी इन सब वारदातों से अनजान था। उसे अभी तक का कुछ भी याद नहीं था, न ही उसने अभी तक कुछ भी देखा था। अंतरिक्ष में ज्यादातर समय वो बेहोश ही रहा था। एंथोनी की करतूत की वजह से वो इस मुसीबत में फंस गया था और एंथोनी राज और वसीम के साथ हेलीकॉप्टर में सवार था। आखिर इस फेरबदल का नतीजा क्या होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन इस फेरबदल से कहानी में नया रोमांच जरूर पैदा होने वाला था।
अब राज की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। उसके सामने नए सवाल उठने वाले थे। आखिर वसीम और किस किस की याददाश्त मिटाने वाला था? आखिर राज और वसीम टफी को कैसे पकड़ने वाले थे? क्या टफी का जहाज उड़ाने वाला वीडियो पूरी दुनिया के सामने आने वाला था? क्या जादूगरों के रहस्य से पर्दा उठने वाला था? सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ आगे की कहानी में ही पता चल सकता है। क्या राज और वसीम की करतूत सबके सामने आ जाएगी? क्या छोटा लंकेश को पिछली घटनाएं याद होंगी? जैसे ही वसीम ने स्वर्गीय उड़ान टेक्निक इस्तेमाल की, हेलीकॉप्टर बिजली की तेजी से उड़ने लगा। इस रफ्तार से करीब 1 घंटे में ही वो लोग भारत पहुंच सकते थे। हालांकि हेलीकॉप्टर का मटेरियल उनकी रफ्तार को बाधित कर रहा था। इसकी जगह अगर वसीम अपनी उल्का तलवार का इस्तेमाल करता तो उनकी रफ्तार कई गुना ज्यादा तेज होती। वापस लौटते समय राज ने अपना फोन निकाला और स्पेस स्टेशन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगा। सर्च करते ही कई सारी खबरें आ गईं। एक स्पेस क्राफ्ट स्पेस स्टेशन पहुंच गया है और वो जल्द ही दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती पर वापस आ जाएगा। राज सभी खबरों को देखकर यह समझ गया था कि ये वही स्पेस स्टेशन था जिसमें वसीम और उसने एक बड़ा सा छेद कर दिया था। इसके अलावा राज को यह भी समझ आ गया कि सभी अंतरिक्ष यात्री स्पेस क्राफ्ट से वापस आ रहे हैं। इस बारे में सोचते ही राज पसीने से तरबतर हो गया। किस्मत से वो लोग वहां से जल्दी निकल आए थे, वरना उनका भांडा फूट जाता। करीब 1.5 घंटे में वसीम और राज भारत में देहरादून पहुंच गए। सीनियर, पहले हमें लैंड करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी, फिर हमें हेलीकॉप्टर क्रैश होने का सीन बनाना होगा और छोटा लंकेश को उससे आजाद करना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद राज ने कहा, हेलीकॉप्टर की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। ऐसे में हेलीकॉप्टर को ट्रेनिंग सेंटर में ले जाने से लोग डर सकते थे। राज को लगा कि बाबा बैरागी की और मुश्किलें बढ़ाना ठीक नहीं होगा। तुम्हारी बात में दम है, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। ऐसा कहते ही वसीम ने खाली जगह ढूंढी और हेलीकॉप्टर वहां उतार दिया। राज छोटा लंकेश को लेकर बाहर निकल आया। वसीम ने हेलीकॉप्टर से अपने सारे मंत्र वापस ले लिए। फिर वसीम ने अपने पैर से एक गड्ढा किया और हेलीकॉप्टर का कुछ हिस्सा उसमें फेंक दिया। एक अनजान जगह पर एक्सीडेंट का सीन बनाना अच्छी तरकीब थी। बाद में बाबा बैरागी इस जगह पर काम करने किसी को भेज सकता था। राज ने छोटा लंकेश उर्फ एंथोनी को जमीन पर लेटा दिया और उसका हेलमेट निकालने लगा। सीनियर, क्या अब हम छोटा लंकेश को उठा सकते हैं? राज ने पूछा। हाँ बिल्कुल, वसीम ने हामी भरकर कहा और अपनी टेक्निक वापस लेने की तैयारी करने लगा। राज छोटा लंकेश का हेलमेट उतार रहा था, तभी उसने कुछ अजीब देखा। उसे याद आया कि हेलमेट पहले ट्रांसपेरेंट था, लेकिन अभी उस पर एक काली परत चढ़ी हुई थी जिसमें छोटा लंकेश का चेहरा नहीं दिख रहा था। इसके बाद राज ने धीरे से हेलमेट उतारा। हेलमेट उतरते ही राज की आंखें खुली की खुली रह गई और वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम सा गया। सीनियर, रुकिए जरा, राज ने वसीम को रोकते हुए कहा। इसके बाद राज ने हेलमेट वापस छोटा लंकेश को पहनाकर गहरी सांस ली। क्या हुआ? वसीम ने पूछा। मैं जरा अपनी आंखें बल लूं, बहुत थकान की वजह से लगता है मुझे भ्रम हो रहा है, राज ने आंखें मलते हुए कहा। वसीम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर राज ने एक बार और हेलमेट उतारा। राज के सामने जो आदमी था उसकी उम्र करीब 40 साल थी और ज्यादा काम करने की वजह से उसके बाल सफेद हो गए थे। हमारे साथ धोखा हो गया, आखिर ये आदमी कौन है? राज ने हैरान होकर कहा। आखिर छोटा लंकेश को क्या हुआ? ये तो वही स्पेस सूट है जो मैंने छोटा लंकेश को दिया था। इस पर तो भारत का नक्शा भी बना है, लेकिन ये आदमी छोटा लंकेश नहीं है। राज के मन में कई सारे ख्याल चलने लगे। तो छोटा लंकेश का क्या हुआ? वसीम ने पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत आदमी को ले आया। शायद छोटा लंकेश अभी भी स्पेस स्टेशन में है, राज ने कहा। वसीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो राज की बात का क्या जवाब दे। ये वही स्पेस सूट है जो मैंने छोटा लंकेश को दिया था, लेकिन किसी कारण से इस आदमी ने ये स्पेस सूट पहन लिया। इसके साथ ही इसने अपना चेहरा काली परत से ढक लिया था, तो मैं इसे पहचान भी नहीं पाया, राज ने कहा। राज की इस छोटी सी गलती से अब बड़ी समस्या खड़ी होने वाली थी। घबराओ नहीं, क्या मैं एक और डिस्पोजेबल तलवार बनाकर इस आदमी को वापस स्पेस स्टेशन पहुंचा दूं? वसीम ने थोड़ा सोचने के बाद कहा।
वसीम की बात खत्म होते ही राज के दिमाग में कुछ सीन बनने लगे। अगर सीनियर ने डिस्पोजेबल तलवार बनाई और उसे स्पेस स्टेशन पहुंचाया, उसमें इस आदमी को भी साथ भेजा, तो शायद डिस्पोजेबल तलवार स्पेस स्टेशन से टकराकर सब तबाह कर देगी। राज ने मनी मन सोचा। ऐसा ख्याल आते ही राज ना में सिर हिलाने लगा। सीनियर, मुझे लगता है कि हमें खुद ही इसे छोड़ने का कोई तरीका सोचना चाहिए, क्योंकि अभी छोटा लंकेश भी वही है, तो हमें उसे भी वापस लेकर आना है। राज ने कहा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वसीम ने सिर हिलाकर कहा। अभी सबसे पहले हमें चलकर टफी को पकड़ना चाहिए, बाद में हम फिर से अंतरिक्ष चलेंगे। राज ने गहरी सांस लेकर कहा। अभी राज बस यही उम्मीद कर रहा था कि स्पेस क्राफ्ट थोड़ा धीमे काम करे ताकि वो लोग समय से अंतरिक्ष पहुंच जाएं। छोटा लंकेश की गैर मौजूदगी के कारण वसीम और राज सीधे ट्रेनिंग सेंटर नहीं गए, बल्कि वो उड़ती तलवार पर बैठकर टफी को ढूंढने निकले। इस समय टफी शांति से अपना हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। वाह वाह, मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं इस हेलीकॉप्टर को आसानी से उड़ा लूंगा। अब जल्द ही मैं बाकी के जहाज भी उड़ाऊंगा और बाबा बैरागी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, टफी ने खुश होकर कहा। समय समय पर टफी हेलीकॉप्टर के कुछ बटन दबा रहा था, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो। टफी खुले आसमान में मुस्कुराता हुआ उड़ रहा था, लेकिन तभी उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वसीम उड़ती तलवार पर सीधा टफी के हेलीकॉप्टर के सामने आ गया। वसीम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वसीम के पीछे राज एंथोनी को स्पेस सूट में लिए था। टफी, राज ने चिल्लाकर कहा। अरे राज, तुम वापस आ गए, तुम्हारा स्वागत है। टफी ने बेमन से हंसकर कहा। चलो घर वापस चलो, राज ने कहा। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, मैं इस हेलीकॉप्टर को और उड़ाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं दूसरा जहाज भी उड़ाऊंगा, टफी ने इनकार करते हुए कहा। टफी लंबे समय से जहाज उड़ाने का इंतजार कर रहा था, ऐसे में वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता था। सीनियर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें टफी को किडनैप कर लेना चाहिए, राज ने सलाह देकर कहा। टफी, अच्छे कुत्ते बनो और इस हेलीकॉप्टर को वापस लेकर चलो और फिर घर चलो, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। मैं नहीं, मुझे माफ करना, मैं भी वापस लौटता हूँ, टफी मना करना चाहता था, लेकिन वसीम के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती देखकर वो ऐसा नहीं कर पाया। टफी का दिमाग कह रहा था कि अगर उसने वसीम को मना किया तो शायद उसका हाल बुरा हो सकता था। शायद वसीम उसे डिस्पोजेबल तलवार पर बिठाकर चांद पर भी भेज सकता था। बस इसीलिए ही आंखों में आंसू भरकर टफी हेलीकॉप्टर को वापस ट्रेनिंग सेंटर ले गया। ट्रेनिंग सेंटर में चेतना टफी द्वारा चोरी किए गए हेलीकॉप्टर को रडार पर ढूंढने की कोशिश करते हुए परेशान थी। चेतना, अच्छी खबर है, कुत्ता जो हेलीकॉप्टर लेकर गया था वो वापस आ गया, तभी किसी ने चेतना से कहा। चेतना ने इसी आदमी को टफी का हेलीकॉप्टर ढूंढने का काम दिया था। वो लगातार टफी की लोकेशन देख रहा था। बहुत बढ़िया, अभी भी नजर पैनी रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चेतना ने राहत की सांस लेकर कहा। उसके साथी ने भी राहत की सांस ली। इतने में ही किसी ने माहौल हल्का करने के लिए टीवी चालू कर दी। उनके पास एविएशन से जुड़े कई चैनल मौजूद थे, जिससे इंस्ट्रक्टर अपना ज्ञान बढ़ाते थे। इतने में ही एक खबर आई। एक न्यूज रिपोर्टर एविएशन से जुड़ी एक खबर सुना रही थी। हमारी ताजा जानकारी के हिसाब से स्पेस क्राफ्ट ने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ले लिया है और वो लोग जल्द ही धरती पर वापस आ रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट जल्द ही हमारे बीच आने वाला है। हम अपने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों एंथोनी और अगस्ता का जोर शोर से स्वागत करेंगे। इसके बाद कैमरा उस जगह को दिखाने लगा जहां स्पेस क्राफ्ट आने वाला था। टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाने की वजह से अब स्पेस क्राफ्ट काफी सुरक्षित ढंग से नीचे आने लगे थे। पहले स्पेस क्राफ्ट उतरने में करीब 1 दिन का समय लग जाता था, लेकिन अब ये काम 2 घंटे में ही पूरा हो जाता था। मैं सीधा ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही हूँ। स्पेस क्राफ्ट लैंड कर गया है, दोनों अंतरिक्ष यात्री सही सलामत हैं। वो अभी कुर्सियों पर बैठे हैं, जल्द ही वो हमें इंटरव्यू देने वाले हैं। अंतरिक्ष से लौटे हमारे दोनों हीरो के बीच जल्द ही हम आपको लेकर आएंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं अगस्ता जी से। अगस्ता ने तुरंत ही अपना हेलमेट उतारा और भीड़ की तरफ देखकर हाथ हिलाया। स्पेस क्राफ्ट पर बैठने के बाद और धरती की तरफ आते हुए वसीम की वशीकरण टेक्निक खत्म हो गई थी। थोड़ी याददाश्त भूलने के बावजूद भी अगस्ता लोगों की तालियों का स्वागत करना नहीं भूला था। और ये है हमारे दूसरे हीरो एंथोनी जी। इतना कहते ही तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट हुई। एंथोनी के घर वालों के साथ साथ जनता भी जोरदार ताली बजा रही थी, लेकिन एंथोनी ने अपना हेलमेट नहीं उतारा।
सभी ये देखकर हैरान थे कि एंथोनी कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। अगस्ता लगातार एंथोनी को देख रहा था। सभी की नजरें एंथोनी पर टिकी हुई थी, लेकिन एंथोनी अपना हेलमेट नहीं उतार रहा था। लोगों की बेसब्री अब हद पार कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एंथोनी, जिसे वो अपना हीरो मान रहे थे, उनके सामने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा था। लोगों ने तरह तरह के ख्याल बनाना शुरू कर दिए थे। किसी को लगने लगा था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान एंथोनी का चेहरा जल गया होगा, जबकि किसी को एंथोनी के अंदर घमंड दिखाई देने लगा था। लेकिन आखिर सच्चाई क्या थी, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी। स्पेस स्टेशन पर हुई वारदात के बारे में अभी तक किसी को खबर भी नहीं थी। क्रू ने भी इस मामले पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। क्या होगा जब सभी को पता चलेगा कि एंथोनी के हेलमेट के नीचे कोई और है? क्या ये मुद्दा और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा? आखिर वसीम और राज एंथोनी को छोटा लंकेश से कैसे बदलेंगे?